नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका, स्वागत है आप सभी का लेट्स टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम कर रहे हैं एमसीक्यूज बैच। एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं जो हमारी रीट, सीटेट इन सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो सीरीज चल रही थी, इसमें आज की हमारी चौथी क्लास है, जिसमें हम कर रहे हैं मैथ की शिक्षण विधियों के बारे में, उनकी एमसीक्यूज के बारे में। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और लेट्स टू स्टडी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर शिक्षण सूत्र किस शिक्षण विधि का है? देखिए, आपको बता दूं, जो शिक्षण विधि होती है उसको कहते हैं टीचर का एक शिक्षण कराने का माध्यम। जो है शिक्षण विधि, वो टीचर को शिक्षण कराने का एक साधन उपलब्ध कराती है। जो टीचर ने पढ़ाने के लिए जो सूत्र, सिद्धांत या फिर जो उसने जो चैप्टर लिया वो उसको किस तरीके से पढ़ाएगा, उसमें कौन कौन से वो स्टेप बाय स्टेप वो उसे पढ़ा सकता है, इन सभी को समझाने के लिए, टीचर की हेल्प करने के लिए शिक्षण विधि होती है। तो ये पूछेगी कि प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर किस शिक्षण सूत्र में प्रयोग किया जाता है। देखिए, वैसे हम नॉर्मली देखें या फिर हमेशा जो यूज वाला वर्ड देखें वो होता है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। क्या होता है? प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। लेकिन इसमें एकमात्र ऐसी विधि है, हमारे टीचिंग मेथड्स की एकमात्र ऐसी विधि है जिसमें जो ये सूत्र है वो उल्टा यूज किया जाता है। क्या, कैसे? कि प्रमाण से प्रत्यक्ष में प्रमाण पहले दिया जाता है और बाद में प्रत्यक्ष समझाया जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए निगमन विधि, नंबर बी अन्वेषण या खोज विधि, नंबर सी प्रदर्शन विधि, नंबर डी आगमन विधि। आगमन विधि के द्वारा पहले बच्चों को बहुत सारे उदाहरण समझाए जाते हैं। उसके बाद जो है बच्चा उन उदाहरणों को यूज करते हुए कोई सिद्धांत बनाता है, कोई नियम बनाता है। आगमन विधि में स्थूल जो तथ्य होते हैं वो पहले दिए जाते हैं, उसके बाद बच्चा अमूर्त रूप से उन तथ्यों पर विचार विमर्श करते, निष्कर्ष निकालते हुए सत्यापन करते, नियम बनाते हैं। प्रदर्शन विधि जो होती है उसमें जो टीचर है कक्ष में जाते समय अपने जो शिक्षण है उसको प्रभावी बनाने के लिए बहुत सारी जो कह सकते हैं शिक्षण सहायक जो मटेरियल होते हैं वो लेके जाती है, ताकि उसका जो शिक्षण है वो प्रभावी बन सके। प्रदर्शन विधि में जो बच्चे हैं वो सिर्फ देखते हैं और समझते हैं। और नंबर बी है अन्वेषण विधि, अन्वेषण या खोज विधि। इसमें जो है छात्र जो है वो अपने तरीके से, अपने स्वतंत्र विचारों से खोज करके और जो नियम सिद्धांत है उनको वो सत्यापित करता है। इस तरह से उसमें खोजी प्रवृत्ति विकसित होती है। और रहा नंबर ए ऑप्शन निगमन विधि। निगमन विधि जो होती है उसमें ये होता है कि इसमें जो सिद्धांत और नियम जो होते हैं वो पहले बच्चों को बताए जाते हैं, उसके बाद बच्चे जो है उदाहरणों के माध्यम से उनको सत्यापित करते हुए जो है अपने जो राइट आंसर है या फिर निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो जो आगमन विधि होती है उसमें सकारात्मक सूत्र यूज होते हैं, और जो निगमन विधि होती है उसमें आगमन के बिल्कुल विपरीत होती है। जहां आगमन प्रत्यक्ष से प्रमाण है तो वही निगमन क्या है? प्रमाण से प्रत्यक्ष है। तो राइट आंसर है नंबर ए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, शिक्षण विधि के द्वारा हम लोग ब्लैंक स्पेस और बनाते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं विषय वस्तु के बारे में। ये पूछा गया कि जो शिक्षण विधि है उसके द्वारा हम अपनी विषय वस्तु को किस प्रकार से बनाते हैं। तो नंबर ए ऑप्शन, विषय वस्तु को जटिल बनाते हैं। क्या शिक्षण विधि के द्वारा हम जो शिक्षक है वो विषय वस्तु को जटिल बना देते हैं। नंबर बी, विषय वस्तु को संगठित तथा रोचक बनाते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं। नंबर सी, विषय वस्तु को अरुचिकर बनाते हैं, कि शिक्षण विधि का यूज करने से जो विषय वस्तु होती है, जो क्लास में टीचर टीचिंग करवा रहा है वो अरुचिकर बन जाता है, बच्चे उबाऊ हो जाते हैं। और नंबर डी, उपयुक्त सभी। इन ऑप्शन को देखने से नंबर डी उपयुक्त सभी तो है नहीं। हम देखते हैं नंबर ए, विषय वस्तु को जटिल बनाते हैं। जटिल जो शिक्षण विधियां होती है वो एक सहायक होती है, तो इससे विषय वस्तु को जटिल तो हम बना नहीं सकते, और ना ही वो अरुचिकर होता है। शिक्षण अगर शिक्षक अपने पूरे तरीके से वो प्रभावशाली बनाने की कोशिश कर रहा है तो अरुचिकर शिक्षण हो नहीं सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण विधि के द्वारा हम लोग हैं विषय वस्तु को क्या करते हैं? संगठित करते हैं और रोचक बनाते हैं। एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है जॉन डीवी। क्या नाम है उनका? जॉन डीवी। जिनका कहना है कि जो पद्धति है या फिर शिक्षण विधि है, शिक्षक के हाथ में वो तरीका है जिसके द्वारा वो क्या करता है? अपनी विषय वस्तु को संगठित करता है और निष्कर्षों की प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षण विधि के द्वारा शिक्षक विषय वस्तु को संगठित और रोचक बनाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गणित शिक्षण की आगमन विधि के गुण हैं। देखिए, आगमन विधि जो है
उसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम बनाए जाते हैं। इसमें जो छात्र है वो भी सक्रिय रहता है और खोजी प्रवृत्ति भी विकसित होती है। और इस जो ये ज्ञान जो है आगमन विधि से जो ज्ञान अर्जित होता है वो स्थायी भी रहता है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, आगमन विधि द्वारा बालक को सूत्रों व नियम के निर्धारण का ज्ञान हो जाता है। हाँ, वो इससे सीख सकता है। नंबर बी, ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। देखिए, आगमन विधि जो है एक लंबी प्रोसेस वाली विधि होती है जो बड़े बच्चों के लिए इतनी जो है उपयोगी नहीं होती है जितनी छोटे बच्चों के लिए होती है। और नंबर सी ऑप्शन, आगमन विधि द्वारा अर्जित ज्ञान अप्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है। जी नहीं, आगमन विधि जो है एक प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित और मूर्त तथ्यों पर आधारित रहने वाली विधि है। तो इसमें देखते हैं आंसर नंबर कौन सा रहने वाला है। ये कह रहा है कि नियम और सूत्रों के ज्ञान हो जाता है। नंबर बी, उच्च कक्षाओं के लिए नहीं है। और ये कहता है कि अप्रत्यक्ष तथ्य होते हैं, नहीं, इसमें प्रत्यक्ष तथ्य है। तो ये भी आंसर नहीं है, नंबर डी भी नहीं है। तो राइट आंसर है नंबर ए, क्योंकि इसके द्वारा जो है बालक जो है स्टेप बाय स्टेप करते हुए जो सूत्र और नियम है उनको निर्धारित करने का ज्ञान सीख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमन विधि का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। देखिए, निगमन विधि जो शुरू ही नियमों से होती है, तो इसका प्रयोग हम इन ऑप्शन के माध्यम से देखें तो विशेषता किस में प्रयोग की जाती है? मनोविज्ञान के क्षेत्र में, नंबर बी भूगोल के अध्ययन में, नंबर सी त्रिकोणमिति के अध्ययन में, नंबर डी अंकगणित के अध्ययन में। तो हम देखते हैं कि जो निगमन विधि है, मनोविज्ञान और भूगोल, ये तो इसमें ऑप्शन हो नहीं सकते क्योंकि हम मैथ्स की टीचिंग मेथड पढ़ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति या अंकगणित। देखिए, अंकगणित के अध्ययन का जो मोस्ट हम माध्यम कह सकते हैं वो है आगमन विधि, क्योंकि अंकगणित जो स्टार्ट होती है वो प्राइमरी लेवल से हो जाती है और प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए जो हम बेस्ट विधि कह सकते हैं वो है आगमन विधि। तो इसमें हम कह सकते हैं त्रिकोणमिति, क्योंकि त्रिकोणमिति में जैसे कि हमने मान लो समकोण हो गए, न्यून कोण हो गए, इन सारी चीज़ों के बारे में बताने के इनके उदाहरण, इनके जो नियम है पहले से फिक्स होती हैं, तो उन नियमों के आधार पर अध्ययन आगे करवाया जाता है। तो त्रिकोणमिति में ये चीज़ उपयोग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक को शिक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए कि जो शिक्षक जब टीचिंग करवा रहा है तो उसको कौन से शिक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? नंबर ए ऑप्शन, विषय की प्रकृति के अनुसार। हाँ भाई, विषय की प्रकृति के अनुसार भाई कोई विषय मान लो अभी उन्हें मैथ पढ़ाना है तो वो कौन सी टीचिंग मेथड यूज करेंगे, हिंदी पढ़ाना है तो कैसे यूज करेंगे। और नंबर बी ऑप्शन है बालकों के स्तर के अनुसार, कि जो बालक हैं क्लास में सारे बालक जो है एक जैसे नहीं होते, कुछ बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं और कुछ बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, तो उनके हिसाब से भी शिक्षण विधि का उपयोग करना पड़ता है। नंबर सी, कठिनाई के अनुसार भी जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो कितना ईजी है कितना हार्ड है उसके अनुसार। और नंबर डी, सब विवेक के अनुसार। देखिए, इन ऑप्शंस को देखने के बाद ये लग रहा है कि ये तो सारे सही हो रहे हैं, लेकिन हम एक विचार देखते हैं जो किसने कहा है, एस.के. कोचर। एस.के. कोचर नाम के विद्वान ने ये कहा है कि जिस प्रकार से एक सैनिक को सभी अस्त्र शस्त्र चलाने का ज्ञान होता है, उसी प्रकार से शिक्षक को सभी प्रकार की शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन यह उसके विवेक पर निर्भर करता है कि वह कब कौन सी विधि का यूज करेगा, कि विषय की प्रकृति के अनुसार उसे कैसी जो शिक्षण विधियाँ यूज करनी है, बालकों के स्तर के अनुसार कौन सी विधि यूज करेगा और कठिनाई के स्तर के अनुसार कौन सी विधि यूज करेगा। ये किस पर निर्धारित है? ये शिक्षक के स्वविवेक पर आधारित है। ठीक है, इसका आंसर है नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण की निगमन विधि के सोपान कितने हैं? गणित शिक्षण की जो निगमन विधि है इसके सोपान कितने हैं? नंबर ए 8, नंबर बी 2, नंबर सी 4 और नंबर डी 6। तो हम कह सकते हैं इसके जो सोपान है वो है 4 सोपान। निगमन विधि जो है 4 सोपानों में डिवाइड है और इसके ये भी 2 प्रकार की होती है। 4 सोपान कौन कौन से हैं? जैसे कि पहले हमने नियम या सिद्धांत बताए बच्चों को, फिर उन नियमों और सिद्धांतों को प्रयोग करने के लिए हमने उदाहरण दिए बच्चों को, फिर उदाहरणों के आधार पर हमने निष्कर्ष निकलवाए कि भाई ये जो सिद्धांत नियम है वो इन उदाहरणों पर फिक्स हो रही है नहीं। फिर उनके बाद जो उदाहरण थे, जो निष्कर्ष निकाले थे, फिर हम उन निष्कर्षों का सत्यापन करते हैं। तो इस प्रकार से निगमन विधि के कितने सोपान होते हैं? 4 सोपान होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमन विधि के पद हैं। निगमन विधि के कितने पद हैं? सॉरी, ये क्वेश्चन तो ये पद के बारे में नहीं पूछा गया, इसमें लास्ट वाले क्वेश्चन में पूछा था सोपान है, तो इसमें ये हो सकता है आंकड़ों के आधार पर परीक्षण से।
ये पूछा गया कि ये जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन कौन सी ये वो पद है जो निगमन विधि में यूज होते हैं। तो देखते हैं नंबर ए ऑप्शन आंकड़ों के आधार पर परीक्षण, आंकड़ों के आधार पर परीक्षण। नंबर बी सिद्धांतों का प्रयोग। नंबर डी उदाहरणों के आधार पर सिद्धांतों का पूर्ण सत्यापन। और नंबर डी उक्त सभी। हम देखते हैं कि निगमन विधि में पहले हमें उदाहरण दिए जाते हैं, निगमन विधि में पहले हमें नियम बताए जाते हैं, फिर नियम यानी कि नियम और सिद्धांत बताए जाते हैं, फिर इनके आधार पर आंकड़ों का परीक्षण किया जाता है, फिर जो उदाहरण दिए होते हैं उनके आधार पर सिद्धांत जो है उनका सत्यापन किया जाता है, निष्कर्ष निकाले जाते हैं, फिर उन निष्कर्षों का पूर्ण रूप से सत्यापन किया जाता है। तो इस प्रकार से जो ये सारे जो पद है वो निगमन विधि के रहने वाले हैं। तो राइट आंसर है नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है। गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? देखते हैं ऑप्शन नंबर ए औपचारिक विधि, नंबर बी प्रदर्शन विधि, नंबर सी व्याख्यान विधि और नंबर डी आगमन निगमन विधि। देखिए अनौपचारिक विधि हम कह सकते हैं, अनौपचारिक विधि वो होती है जिसमें कम्युनिकेशन जो होता है वो बिल्कुल ही मान लो इनफॉर्मल टाइप में होता है। जैसे कि जो कक्ष का वातावरण होता है वो जब टीचर और स्टूडेंट आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं वो बिल्कुल औपचारिक होता है। औपचारिक यानी कि जैसे कि कक्ष में फिक्स टाइम होता है, फिक्स टाइम पे वो पीरियड लगता है, फिर 1 घंटे पढ़ना है तो वो मैथ ही पढ़ना है, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट के जो टीचर आने वाले हैं। तो ये औपचारिक एक सिचुएशन होगी, उसमें बच्चे को इतने टाइम बैठना है तो बैठना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये अनौपचारिक गणित शिक्षण में अनौपचारिक विधि का उपयोग होता है। क्या देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम अनौपचारिक रूप से इनफॉर्मल रूप से हम बातचीत कर सकते हैं बच्चों के साथ, तो ये थोड़े रूप में ये प्रयोग होती है। नंबर बी ऑप्शन प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि जैसे कि टीचर क्लास में TLM ले आया, बच्चों को दिखाया, इसमें बच्चे सिर्फ देखेंगे और समझेंगे, तो इसमें भी जो टीचर है वो ही ज़्यादा काम करता है। नंबर सी है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि जैसे मैथ के जो हम चैप्टर शुरू करें उसके स्टार्टिंग में, जैसे कि हमने आज लाभ के बारे में पढ़ना है तो उसके स्टार्टिंग में जो दो तीन बातें होती है वो बताने के लिए हम थोड़ा सा व्याख्यान दे सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से हम व्याख्यान के द्वारा मैथ कभी नहीं पढ़ा सकते हैं, ये भी टीचर केंद्रित है। तो अब नंबर डी देखते हैं आगमन निगमन विधि। हाँ, आगमन और निगमन विधि ये दोनों एक दूसरे की पूरक भी है, एक दूसरे की सहायक भी है और विपरीत विधि भी है। अगर आगमन में कोई कमी रह जाती तो वो निगमन पूरी करती है, निगमन में कमी होती है तो वो आगमन पूरी करती है। तो गणित शिक्षण की आपसे पूछ ले तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि हो सकती है वो है आगमन और निगमन विधि। इसका आंसर है नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? आगमन विधि हम देखें तो इसमें से किसके लिए उपयुक्त है? नंबर ए सवाल को समझने के लिए, नंबर बी सूत्र स्थापित करने के लिए, नंबर सी सवाल को बनाने के लिए, नंबर डी सवाल को सूत्र द्वारा हल करने के लिए। देखिए सवाल को समझने के लिए आगमन विधि मैंने बताया था कि इस आगमन विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, उदाहरण जो है उदाहरणों को यूज करते हुए हम नियम स्थापित करते हैं। तो सवाल को समझने के लिए हाँ ये हम कह सकते हैं कि हो सकता है। नंबर बी सूत्र स्थापित करने के लिए, हाँ ये हो सकता है। सवाल को बनाने के लिए, देखिए सवाल को बनाने के लिए हम आगमन विधि यूज नहीं करते, ये नहीं हो सकता। सवाल को सूत्र द्वारा हल करने के लिए, देखिए हमें जो सवाल को सूत्र के द्वारा हल करना है तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, सूत्र स्थापित करना होगा, तभी तो हमारे पास सूत्र होगा, उसके बाद ही तो हम उसको हल करेंगे। तो ये जो सूत्र के द्वारा हल करना ये भी नहीं होगा, और जब हम हल करेंगे तो उसको हमें समझना पड़ेगा। समझने के लिए हमें उससे पहले हमारे पास कोई सूत्र होना चाहिए, तभी तो हम उसे समझेंगे। तो इसके लिए जो राइट आंसर है नंबर बी, सूत्र को स्थापित करने के लिए आगमन विधि का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किसी खाली प्लाट या जमीन का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? हमें ये पूछा गया है, जो शिक्षण विधि उनमें से पूछा गया है कि कोई भी खाली प्लॉट है या जमीन है उसका अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आप कौन सी विधि का यूज करेंगे? देखिए क्षेत्रफल जो है उसको मापने के लिए मेन रूप से 2 विधियां होती है। कौन सी होती है? एक तो होती है संश्लेषण विधि, एक तो होती है संश्लेषण, और दूसरी जो होती है वो होती है विश्लेषण विधि। ठीक है, संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि ये होती है क्षेत्रफल मापन के लिए। तो इसमें से देखते हैं जो क्षेत्रफल मापन के लिए 2 विधि यूज होते हैं, संश्लेषण और विश्लेषण। देखते हैं कौन सी विधि इसमें रहने वाली है। प्रायोजना विधि ये तो नहीं होती है, प्रोजेक्ट पर आधारित होती है। आगमन विधि ये तो सूत्र स्थापित करने के लिए होती है। विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि, इन दोनों में देखते हैं कि विश्लेषण और संश्लेषण में कौन सी है जो ज़्यादा
हमारे लिए परफेक्ट रहने वाली है। देखिए विश्लेषण का मतलब होता है अलग अलग करना, यानी कि एनालिसिस करना किसी चीज का। तो कोई भी हमारे पास जो मान लो सूत्र दिया गया, सवाल दिया गया, उसको हम अलग अलग टुकड़ों में विभाजित करके पूर्ण रूप से उसे समझते हैं। और संश्लेषण में क्या होता है, जो हमारे पास बड़े बड़े सवाल होते हैं या फिर बड़े बड़े हमारे पास फैक्ट होते हैं, उन सभी को एक संक्षिप्त रूप दे दिया जाता है। तो देखिए हमें जो छोटे बच्चे हो सकते हैं, उनको अगर क्षेत्रफल समझाना है तो उसके लिए जो उपयुक्त विधि रहने वाली है वो है विश्लेषण विधि, क्योंकि इसमें एक एक चीज को खंड खंड करके समझाया जाता है, जिससे बच्चे की समझ जो है ज्यादा विकसित होती है और उसकी जो सोच है ज्यादा डेवलप होती है। ठीक है, राइट आंसर है नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है। आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है क्या है, देखते हैं। नंबर ए ऑप्शन, ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। नंबर बी ऑप्शन, आत्मनिर्भरता विकसित होती है। नंबर सी ऑप्शन, ज्ञान स्थायी हो जाता है। नंबर डी, विषय वस्तु रोचक हो जाती है। ठीक है, हम देखते हैं कि आगमन विधि से विषय जो है रोचक हो जाता है। बच्चे को हमने पहले छोटे से तरीके से समझाया, जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे हमने बच्चे को क्लास में टीचर ने बच्चे से पूछा कि मैंने पहले वाले बच्चे को 2 रुपये दिए, फिर मैंने आगे वाले बच्चे को 4 रुपये दिए, फिर मैंने उससे आगे वाले बच्चे को 6 रुपये दिए, तो बताओ उससे आगे वाले बच्चे को मैं कितने पैसे देने वाला हूँ। तो बच्चा इसको ध्यान से समझेगा तो वो कह देगा कि आगे वाले को आप 8 रुपये दे रहे हैं, क्योंकि इससे उसने वो जो है तरीका अपना लिया। पहले उदाहरण से समझा उसने, फिर उसने वो नियम अपना लिया कि ये 2-2 टीचर जो है आगे 2-2 दे रहे हैं, तो इसके आधार पे ये जो है एक प्रकार से जोड़ने की प्रक्रिया अपना रहे हैं। तो इससे बच्चे का इंटरेस्ट जो है बन जाएगा और ज्ञान स्थायी हो जाएगा, क्योंकि वो धीरे धीरे निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक वो उस बात को समझता है, तो उसका ज्ञान भी स्थायी हो जाता है, क्योंकि एक लंबी प्रोसेस वाली विधि होती है और जो ज्ञान जितना लंबे तरीके से समझा जाता है वो उतना ही स्थायी हो जाता है। ठीक है, आत्मनिर्भरता विकसित होती है, क्योंकि बच्चा जो है एक उदाहरण को समझने के बाद फिर अगर जब आगे वाले उदाहरण को समझेगा तो उसका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो भी क्रिएट हो जाएगा। और नंबर 1, ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। हाँ, ये बात तो है, आगमन विधि जो है वो सही टाइम पे जो पाठ्यक्रम है वो पूरा नहीं करवा पाती है। ये एक लंबी प्रोसेस वाली विधि होती है, जिससे ये धीमी विधि भी है। तो इसका राइट आंसर है नंबर ए, आगमन विधि का प्रमुख दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से आगमन विधि का शिक्षण सूत्र है। ये पूछा गया, हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पूछा कि आगमन विधि का शिक्षण सूत्र कौन सा है। नंबर ए, संश्लेषण विश्लेषण की ओर। नंबर बी, नियम से उदाहरण की ओर। नंबर सी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। नंबर डी, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। देखिए आगमन विधि जो होती है उसमें जो सूत्र यूज किए जाते हैं वो बिल्कुल सकारात्मक सूत्र होते हैं। ठीक है, और ये जो है निगमन से पहले यूज होती है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, सही रूप में देखें तो पहले विश्लेषण होता है उसके बाद संश्लेषण होता है, ये नहीं हो सकता। नियम से उदाहरण की ओर, ये तो हमने पहले बताया था, जो निगमन होती है उसमें पहले स्टार्ट ही नियम से होते हैं, तो ये भी नहीं है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर कि सामान्य जो होते हैं वो नियम होते हैं और विशिष्ट जो होते हैं उदाहरण होते हैं, तो ये भी निगमन का ही लग रहा है, ये भी नहीं है। तो हम देखते हैं डी, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। बच्चे को पहले स्थूल रूप में समझाया जाता है, फिर उसको जो स्थूल का ज्ञान हो जाता है, फिर उसको अमूर्त का यानी कि सूक्ष्म का ज्ञान करवाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमन विधि की विशेषता नहीं है। ये जो निगमन विधि है उसकी विशेषता क्या नहीं है। नंबर ए ऑप्शन, पाठ्यक्रम समय पर पूरा होता है। नंबर बी, बड़ी कक्षा के लिए उपयोगी है। नंबर सी, पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होता। नंबर डी, उक्त सभी। देखिए उक्त सभी तो इसमें हो नहीं सकता, हम देते पाठ्यक्रम समय पर पूरा होता है। हाँ, इसकी ये विशेषता निगमन जो है सिर्फ नियम पे आधारित होती है, नियम के आधार पर, सूत्र के आधार पर हम बच्चे को बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करा सकते हैं। ये बहुत जल्दी स्पीडली चलती है और पाठ्यक्रम भी है जो इससे जल्दी ही पूर्ण हो जाता है, तो ये पाठ्यक्रम समय पर पूरा करवा देती है, ये भी इसका राइट है। बड़ी कक्षा के बालकों के लिए उपयोगी है। हाँ, निगमन विधि जो आगमन विधि है वो आधार स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है, और जो निगमन है जो है बड़े बच्चों के लिए उपयोगी होती है, तो ये बड़ी कक्षा के लिए उपयोगी है। नंबर सी, पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता है। नहीं, ये बात गलत है इसमें, क्योंकि जो निगमन विधि होती है वो पाठ्यक्रम बिल्कुल समय पर यानी कि जल्दी से कंप्लीट करवा देती है, तो राइट आंसर है नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देता है। यह तरीका दर्शाता है कि वह किस विधि का अनुपालन कर रहा है, किस विधि का अनुपालन कर रहा है। देखिए इसमें बताया गया कि ये जो आपने क्वेश्चन पढ़ा है, पढ़ने से आपको पता लग गया होगा इसका, तो राइट आंसर इसमें देखो मेन लाइन के सूत्र लिख देता है, यानी कि वो कुछ समझाने से पहले बोर्ड पे सूत्र लिख दिए,
तो वो कौन सी विधि यूज कर रहा है देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए निगमन उपागम, नंबर बी व्यवहारिक उपागम, नंबर सी प्रायोगिक या नंबर डी आगमन। देखिए आगमन में तो सिर्फ क्या है, पहले उदाहरण बताए जाते हैं, उदाहरणों के आधार पर हम क्या करते हैं, नियमों का सत्यापन करते हैं, ठीक है। प्रायोगिक विधि जो होती है उसमें यानी कि प्रोजेक्ट मेथड हम कह सकते हैं, जो व्यवहारिक भी होती है, व्यवहारिक उपागम भी है। तो इस प्रायोगिक विधि का जो उपयोग है वो जो है परियोजना के क्षेत्र में किया जाता है, लेबोरेटरी में किया जाता है। तो इसमें बता रहा है कि सूत्र पहले ही लिख देता है, शिक्षक जो है क्लास में जाने से पहले सूत्र लिख देता है, क्लास में जाते ही सूत्र लिख देता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सूत्र पहले बता दिए जा रहे हैं तो वो है निगमन विधि, ठीक है। राइट आंसर है नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि के बारे में असत्य कथन चुनिए। आगमन विधि के बारे में असत्य कथन चुनिए की जो ऑप्शन दे रखे हैं पढ़ते हैं। नंबर ए ऑप्शन, आगमन विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। नंबर बी, आगमन विधि अभ्यास के सिद्धांत पर आधारित है। नंबर सी, आगमन विधि द्वारा शिक्षण से बालकों की तर्क शक्ति का विनाश होता है। नंबर डी ऑप्शन, आगमन विधि बालकों को स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। देखिए ऑप्शन पढ़ने के बाद आंसर तो पता लग गया है, लेकिन हम देखते हैं कि इसमें कह रहा है कि आगमन विधि द्वारा ज्ञान स्थायी होता है। देखिए आगमन विधि जो एक लंबी प्रोसेस वाली विधि होती है और जो जितनी लंबी होती है उसका ज्ञान जो उतना ही स्थायी होता है। तो आगमन विधि का ज्ञान क्या स्थायी होता है। ये जो विधि अभ्यास के सिद्धांत पर आधारित है। हाँ, बच्चा जितना अभ्यास करेगा तो उसका जो ज्ञान है, उसका जो नॉलेज है वो उतना ही ज्यादा क्या है स्थायी हो जाएगा। उसका व्यवहार जो है उसी में उतना ही जो अच्छा परिवर्तन हो जाएगा। ये अभ्यास भी करते हैं और अभ्यास से जो है बच्चों का आत्मविश्वास जो है और ज्यादा डेवलप होता है। और आगमन विधि बालकों को स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। हाँ, आगमन विधि जो है उसको खोज के लिए प्रेरित करने वाली विधि भी कह सकते हैं। तो इससे बालक जो है इसमें स्वयं खुद कार्य करता है और खुद खोजने के लिए प्रेरित होता है। नंबर सी है कि आगमन विधि द्वारा शिक्षण से बालकों की तर्क शक्ति का विनाश होता है। देखिए विनाश, यहाँ पे ये जो शब्द है वो गलत दे रखा है। विनाश की जगह अगर विकास होता तो हम कह सकते थे कि डेवलप हो रहा है, लेकिन विनाश यानी कि कह रहा है कि नष्ट हो रहा है। आगमन विधि तो बच्चों को तर्क करने के लिए प्रेरित करती है, उनको मोटिवेट करती है कि आपको जो ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया उसको आप आगमन तरीके से उदाहरणों के आधार पर कैसे समझ सकते हैं। इससे बच्चों की तर्क सोचने समझने ये जो सारी क्षमताएं वो विकसित होती है, न कि विनाश होती है। तो राइट आंसर है नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। विश्लेषण की पूरक और विपरीत विधि है। हमने दो विधि देखी थी क्षेत्र मिति मापने के लिए। तो उसमें बताया था कि जो दो विधि होती है संश्लेषण और विश्लेषण। तो जो विश्लेषण है उसकी पूरक और विपरीत विधि की कौन सी है। जैसे कि आगमन और निगमन विधि है, एक दूसरे की पूरक भी है और विपरीत भी है। अगर आगमन में कमी है तो निगमन पूरी करेगी, निगमन में कमी है तो आगमन पूरी करेगी। तो इसी प्रकार से विश्लेषण की पूरक कौन सी होती है, वो होती है संश्लेषण। विश्लेषण में तो जो चीजें उनको खंड खंड करते हैं, टुकड़ों में बांटते हैं, लेकिन संश्लेषण में क्या होता है उन सारों को समेट देते हैं, यानी कि जोड़ देती है। तो इसका राइट आंसर है नंबर डी। नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता। गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है। देखते हैं, हमने गणित की प्रकृति और जो भाषा है उसके बारे में लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था और इसका हम आंसर देखते हैं। नंबर ए, संख्याएं स्थान मापन आदि गणित का आधार है। देखिए संख्याएं गणित का आधार, हाँ गणित की जो शुरुआत है वो गिनती से होती है, तो गणित का आधार संख्याएं स्थान मापन ये सारे हैं। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है। गणित एक अमूर्त सब्जेक्ट है, ठीक है, ये विज्ञान का आधार भी है। तो ये जो है अमूर्त प्रत्यय जो कंसेप्ट होते हैं उनको भी क्लियर करता है, तो इनकी व्याख्या का अवसर भी हमें प्रदान करता है। नंबर सी, सामान्यकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। और नंबर डी है, गणित की अपनी भाषा होती है। गणित की अपनी भाषा होती है, इसके खुद के सूत्र संकेत सिद्धांत होते हैं खुद के। तो हम देखते हैं कि नंबर सी कह रहा है कि सामान्यकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। संकुचित यानी कि ये कह रहा है कि हम जो गणित यूज कर रहे हैं वो एक बिल्कुल छोटे से क्षेत्र में यूज होती नहीं होती है। गणित का जो क्षेत्र है बिल्कुल व्यापक होता है। हमारा जो पूरा व्यवहारिक जीवन हो गया, दैनिक जीवन हो गया, उसमें ये हर कदम पर हम कह सकते हैं यूज होने वाली है। इसका जो क्षेत्र है बहुत ही विस्तृत है, तो ये एक संकुचित क्षेत्र नहीं है। तो राइट आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि द्वारा गणित शिक्षण में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हुए स्थायी ज्ञान की प्राप्त किया जाता है। देखिए विशिष्ट, कोई ये कह रहा है कि विशिष्ट ज्ञान, कोई भी ज्ञान विशिष्ट कब होता है, जो बच्चा अगर विशिष्ट ज्ञान हम बात करते हैं तो अगर बच्चा पहली बार कोई ज्ञान ग्रहण कर रहा है, अगर बच्चा पहली बार अगर नया ज्ञान ग्रहण कर रहा है तो वो उसके लिए क्या है, विशिष्ट है, ठीक है। और वही ज्ञान अब उसके व्यवहार में आ गया,
वो बार बार उसको उपयोग करने लग गया तो वो हो गया सामान्य। जैसे कि हम देखते हैं बच्चा पहली बार स्कूल में जाता है तो वो क्या सीखता है, क ख ग ये पूरी सीखता है, तो वो पहली बार सीख रहा है, वो उसका क्या है, विशिष्ट ज्ञान है। लेकिन उसने फिर उनको बारखड़ी में यूज किया, फिर उसने उनको जो है नाम बनाने में, बुक पढ़ने में, उन सारे जो उन्होंने सीखा था पहला ज्ञान उनको यूज किया, तो वो उसके लिए वो सामान्य हो गया क्योंकि वो उसके व्यवहार में आ गया। ठीक है, तो हम कह रहे हैं, ये पूछ रहा है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हुए स्थायी ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो आपको पता है ये सकारात्मक सूत्र बताया जा रहा है, तो सकारात्मक सूत्र कौन सी विधि का है, आगमन विधि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियम से उदाहरण की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किस विधि में होता है। नियम से उदाहरण, पहले नियम फिर उदाहरण, फिर उदाहरणों के आधार पर नियमों का निष्कर्ष और फिर निष्कर्षों का सत्यापन, ये सारी प्रोसेस होती है निगमन विधि में। राइट आंसर है नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यहाँ पे है लिख दिया है। देखिए जो कोटेशन थे पहली क्लास में हमने बहुत सारे कोटेशन भी किए थे, उसके बाद जैसे जैसे क्लास यहाँ आ रही है जो कोटेशन इंपॉर्टेंट लग रही है वो सारी भी हम धीरे धीरे करके लेके आ रहे हैं। तो इसमें ये कहा गया कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या फिर पूरे ब्रह्मांड को ही लिख दिया है। देखते हैं कथन किसका, डटन का आपको याद हो गया होगा। इन्होंने कहा था कि सत्य की शक्ति है गणित, तो लोक ने कहा था तर्क करने की जो आदत विकसित होती है। गैलीलियो और प्लेटो ने यह कहा था कि सोई आत्मा को जागृत करता है। तो इसका राइट आंसर क्या रह सकता है, गैलीलियो। ये जो बात है वह गैलीलियो ने ही कही है कि पूरे ब्रह्मांड को लिख दिया है गणित में ईश्वर ने। तो राइट आंसर है नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर सुल्टजे के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य है। देखिए मैंने आपको उस दिन भी ये समझाया था कि प्लेटो ने कहा था कि सोई आत्मा को जागृत करता है, मानसिक शक्तियां प्रशिक्षित करता है, लेकिन यहाँ पे सुल्टजे जो थे उन विद्वान का भी कहना था कि ये प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करता है, प्राथमिक रूप से। तो इनके आधार पर हम देखते हैं राइट आंसर क्या रहने वाला है। नंबर 1, खाली समय का सदुपयोग होता है। हाँ, जो मैथ है वो खाली समय का सदुपयोग हमसे करवाती है। नंबर बी, प्राथमिक तथा सामान्य सिद्धांतों से परिचय करवाती है। क्या सुल्टजे के अनुसार मैथ जो प्राथमिक और सामान्य सिद्धांतों से परिचय करवाती है। देखिए मैथ में जो सामान्य सिद्धांतों के नियम और निष्कर्ष होते हैं ये तो होते हैं, लेकिन ये पूछ रहे कि जो प्रोफेसर सुल्टजे ने कहा वो इसके अनुसार सही है क्या। नंबर सी, मानसिक शक्ति का विकास करती है। इनके अनुसार जो ऑप्शन है वो है नंबर सी, क्योंकि जो मैथ है वो क्या करती है, प्राथमिक रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है। नंबर डी इसमें नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में समस्या समाधान का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही नहीं है। अगर हम समस्या समाधान कर रहे हैं यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग चल रही है तो उनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। हम देखते हैं नंबर ए ऑप्शन, परीक्षण और त्रुटि विधि। नंबर बी, अंत से आरंभ की ओर हल करना। नंबर सी, रट लेना। और नंबर डी, चित्रांकन। देखते हैं परीक्षण और त्रुटि विधि। जैसे कि मैथ में कोई भी अगर प्रॉब्लम आ गई उसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि हम उसको पहले परीक्षण के तौर पर ले रहे हैं, फिर उनको अगर वो गलत होगी, त्रुटि होगी इसमें, तो फिर हम दोबारा लेंगे, फिर उसको दोबारा सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से परीक्षण और त्रुटि जो है मैथ में चलती रहती है। अंत से आरंभ की ओर हल करना, मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो चाहे आप उसको पहले आरंभ से अंत तक सॉल्व करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ज्योमेट्री में जैसे कि क्षेत्रमिति मापन है उसमें हम जो जैसे कि प्रमेय सिद्ध करनी है तो उसमें जो हम सॉल्व करते हैं वो अंत से लेके आरंभ भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि आपके पास कोई मान लो एक चार्ट शीट थी बड़ी सारी, उसमें आपने बच्चों को कहा कि आपको इसका क्षेत्र मापन करना है, बच्चों ने माप दिया, लेकिन उसको आप काट के एक बॉक्स बना दो, ठीक है, और उस बॉक्स का बच्चों को फिर क्षेत्र मापन करने के लिए कहो, तो चाहे ये काम आप आरंभ में कर लो चाहे लास्ट में कर लो, तो ये अंत से आरंभ समान रूप से होता रहता है। नंबर डी है चित्रांकन करना। मैथ में जो रेखा गणित हो गई, त्रिकोणमिति होगी, इसमें जो है वो जो सवाल बच्चों को समझाए जाते हैं वो तो बिना चित्रों के हो ही नहीं सकते, चित्रांकन तो इसमें मस्ट रहता है। तो नंबर सी है रट लेना। देखिए मैथ में जो अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है तो वो रटने से काम नहीं चलता है, उसमें हमें समझना पड़ता है, तार्किक रूप से चिंतन करना पड़ता है। तो राइट आंसर है नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है। देखिए औपचारिक कक्षा व्यवस्था जिसमें टीचर और स्टूडेंट बैठे हैं और फॉर्मल रूप से कम्युनिकेशन हो रहा है, टाइम टू टाइम क्लास पीरियड चल रही हैं, तो वो होती है औपचारिक, जिसमें ये कह रहा है कि अगर इन ऑप्शंस को देखें तो वो औपचारिक कक्ष में यानी कि जो काम क्लास के अंदर ही हो जाए, उन्हीं में सारी गतिविधियां हो जाए, तो वो काम कौन सा है और कौन सा नहीं है। देखिए नंबर ए ऑप्शन आगमन विधि,
नंबर बी निगमन, नंबर सी प्रायोजना, नंबर डी विश्लेषण। देखिए आगमन विधि में उदाहरण दिए, बच्चों को 2-4 उदाहरण बता दिए, उन्होंने फिर वो जो आगे है उनके आधार पर नियम स्थापित करके क्वेश्चन कर लिए। ये तो क्लास में हो सकता है, औपचारिक रूप से भी हो सकता है। नंबर बी है निगमन विधि। निगमन विधि में पहले सूत्र बता दो, ये तो सबसे इजी, बच्चे ने सूत्र रट लिया, उसके आधार पर उसे कर लिया। और नंबर सी है प्रायोजना विधि, नंबर डी विश्लेषण। विश्लेषण क्षेत्रमिति जब करते हैं उसमें विश्लेषण और संश्लेषण दोनों यूज होती हैं, तो उसमें ये तो क्लास में हम कर सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है प्रायोजना विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड करने के लिए हमें कक्षा में ये जरूरी नहीं होता कि वो उसी कक्षा में बैठकर औपचारिक रूप से कर सकता है, इसके लिए उसे बाहरी वातावरण में भी जाना पड़ता है। जैसे कि अपने बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया कि आपको एक बागवानी बनानी है, तो बच्चे क्या करेंगे, क्लास में तो बना नहीं सकते, वो फिर जो स्कूल का ग्राउंड है उसमें जाएंगे, कोई एक क्षेत्र चूज करेंगे, फिर उसमें कौन कौन से पौधे लगाने हैं, क्या क्या काम करना है, क्यारियां कैसे बनानी है, ये सारे काम करेंगे। तो वो क्लास से बाहर होने वाला है और ये औपचारिक रहने वाला है। ठीक है, तो राइट आंसर है नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है। गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है, देखिए एक तो होता है प्रश्न रखना यानी कि पूछना, और एक होता है प्रश्न करना। ठीक है, तो ये दो काम होते हैं, एक तो होती है प्रॉब्लम पोजिंग। ठीक है, एक होती है प्रॉब्लम पोजिंग और एक होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम पोजिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉरी हैविंग, प्रॉब्लम पोजिंग और प्रॉब्लम हैविंग, दो काम होते हैं मैथ में। एक तो होती है प्रॉब्लम पोजिंग और एक होती है प्रॉब्लम हैविंग। पोजिंग मतलब रखना, सामने प्रस्तुत करना, और हैविंग मतलब है। जो पोजिंग का काम होता है वो होता है शिक्षक का, और जो हैविंग का काम होता है वो होता है छात्र का। देखते हैं, पहले ऑप्शन देखते हैं। नंबर ए प्रश्न हल करना। प्रश्न हल करना क्या प्रश्न रखने का इसमें अर्थ हो सकता है। नंबर बी विषय वस्तु में से प्रश्नों का सृजन करना। विषय वस्तु जो शिक्षक ने बच्चों को पढ़ा दी उसके बाद उनमें से क्वेश्चन बना के बच्चों से पूछना। नंबर सी कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना। कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना ये काम किसका होगा, जब प्रॉब्लम हैविंग है। अगर बच्चे को कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो वो उसको अगर संदेह है तो वो पूछेगा, तो ये काम किसका हो गया, छात्र का हो गया। नंबर डी प्रश्नों का हल करने में असमर्थता यानी कि वो उसके योग्य है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। और संदेह प्रस्तुत करने का काम छात्रों का ये भी नहीं है। प्रश्न हल करना ये तो नॉर्मल वे में अगर शिक्षक करवा रहे हैं, छात्र करवा रहे हैं, हो रहा है। लेकिन प्रश्न रखने का अर्थ, अगर शिक्षक कक्षा में प्रश्न रख रहा है तो उसका अर्थ क्या हो सकता है, जो शिक्षक पढ़ा रहा है विषय वस्तु उसमें से वो नए क्वेश्चन बना के बच्चों को दे रहा है। तो इसका राइट आंसर है नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता का सही नहीं दर्शाता। विशेषता का नहीं, विशेषता को सही नहीं दर्शाता है। ठीक है, हम ये देख रहे हैं नंबर ए ऑप्शन, गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत विकसित करता है। नंबर बी ऑप्शन, गणित को संख्या व स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। नंबर सी ऑप्शन, गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है। और नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये कह रहा है कि इनमें जो ऑप्शन में गणित की विशेषता क्या नहीं है, देखिए डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो हो नहीं सकता। नंबर ए कह रहा है कि मस्तिष्क में तर्क की आदत विकसित करता है, ये तो इसका मस्ट आंसर रहने वाला है, क्योंकि जो एक मैथ है जो हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क का व्यायाम है, उसको मस्तिष्क को तर्क करने पर, सोचने पर, विचारने पर मजबूर करता है, और साथ ही क्या है जो हमारा मस्तिष्क है उसको एक्टिव भी रखता है, कंसंट्रेट भी रखता है। तो ये मैथ जो है हमारे लिए गणित की विशेषता बन सकती है। और नंबर बी है, गणित को संख्या तथा स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संख्या और स्थान ये भी गणित का एक पार्ट कह सकते हैं, ये भी गणित की विशेषता है। ठीक है, और नंबर सी ऑप्शन कह रहा है कि गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है। अमूर्त विज्ञान नहीं है, हमने देखा है कि गणित जो है विज्ञान का आधार है, और गणित ही जो है एक अमूर्त सब्जेक्ट है, तभी तो हम इसको जटिल मानते हैं। तो ये कह सकते हैं कि गणित जो है अमूर्त विज्ञान नहीं कह रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता, बल्कि अमूर्त विज्ञान है। ठीक है, राइट आंसर है नंबर सी। ठीक है, चलिए थैंक्स, आज का जो सेशन है कंप्लीट हुआ। और आज जो हमने 25 क्वेश्चन किए थे वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षण विधि के बारे में थे। कल आने वाली क्लास में हम इससे भी और ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन लाने वाले हैं, और अपनी तैयारी को और भी बेटर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।